Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 11, Indian Renaissance, Social and Religious Reformers in India. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Dayanand Saraswati. बेटा यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में. हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे दयानंद सरस्वती से. तो बेटा जो दयानंद सरस्वती थे ये 19th सेंचुरी के एक बहुत ही जाने माने सोशल रिफॉर्मर थे. अगर हम सोशल रिफॉर्मर्स को पढ़ रहे हैं और उसमें हम दयानंद सरस्वती को ना पढ़ें तो मतलब हमने रिफॉर्मर्स की स्टडी को प्रॉपर कंप्लीट नहीं किया है. ठीक है बात. तो दयानंद सरस्वती जो थे वो एक महान समाज सुधारक थे हिंदू सोसाइटी के कब 19th सेंचुरी में. इनका मानना ये था कि अगर हम नॉलेज की बात कर रहे हैं तो नॉलेज का जो रूट है वो कहाँ से आया है, वेद से आया है. आप उसको वेदास भी पढ़ सकते हैं, मैं इसको वेद ही पढ़ूंगी. दयानंद सरस्वती का मानना था बेटा कि जो वेद हैं वो फाउंटेन हेड है ऑफ ऑल नॉलेज. जितना भी नॉलेज आज वर्ल्ड में है, जितनी भी ब्रांचेस नॉलेज की हैं, जितनी भी ब्रांचेस साइंस की हैं, टेक्नोलॉजी की हैं, कहीं ना कहीं उनकी रूट आपको वेद में मिलेगी. और अगर आपको हिंदुइज्म के एसेंस को भी जानना है, समझना है, तो तब भी आपको वेद पढ़ने चाहिए. वेद में ही हिंदुइज्म का एसेंस आपको मिलेगा. फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ये भी कहते हैं कि अगर आपको आपकी सोसाइटी को चेंज करना है तो आपको वेद का नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक बार वेद आपको पढ़े हुए होने चाहिए. ठीक है. फिर बहुत सारी इरेशनल और एविल प्रैक्टिसेस थी हमारी सोसाइटी में. इरेशनल बोले तो जिसका लॉजिकल कोई बेस ही नहीं है, कोई रैशनल ही नहीं है उसके पीछे. पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन हम कुछ भी करते आ रहे हैं क्योंकि हमें बोला गया है करने को. भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं नहीं पता, करते रहो. ये क्यों हो रहा है नहीं पता. अच्छा, अभी मैं बहुत सारी चीज़ों को जब पढ़ रही हूँ तब मैं जान रही हूँ कि जिन चीज़ों को हमारी मम्मियाँ कहती आ रही हैं कि तो पुराने टाइम से चला आ रहा है, वो एक्चुअल में हमने कहीं आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले चालू किया. उसके पहले उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था. ठीक है. पर ठीक है, हम कर रहे हैं क्योंकि हमें बोला जा रहा है. हम आने वाली जनरेशन को बोलेंगे, वो भी करती रहेगी इरेशनल चीज़ों को. एविल प्रैक्टिसेस, बहुत सारी बुराइयां थी हमारी सोसाइटी में, कुप्रथाएं थी. एविल प्रैक्टिसेस बोले तो कुप्रथाएं, हम उन्हें भी फॉलो करते आ रहे थे. और इसी वजह से जो हमारी हिंदू सोसाइटी थी वो बेचारी खराब होती जा रही थी, होती जा रही थी. बेटा ये जो वर्ड है क्रैप्ट, क्रैप्ट का मतलब होता है रेंगना. रेंगना मतलब कि हम चल नहीं पा रहे थे, हम बस रेंग रहे थे. और एक के बाद एक के बाद एक, कुछ ना कुछ हमारी सोसाइटी में ऐसा होता जा रहा था जिससे हम अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे थे. ठीक है. तो जो एविल प्रैक्टिसेस थी, जो रैशनल प्रैक्टिसेस थी, वो हमारी सोसाइटी को रेंगने पे मजबूर कर रही थी. ठीक है. वो सारी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में राजा राम मोहन रॉय ने वाइग्रस कैंपेनिंग की कि भाई ये जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, रैशनल लेवल प्रैक्टिसेस, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. इसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन किए. फिर साथ ही साथ उन्होंने इसलिए भी कैंपेन किए कि जो ओरिजिनल हिंदुइज्म है, उसकी जो ओरिजिनल प्योरिटी है, उसको भी हमें रेस्टोर करना है. अभी तो जो हिंदुइज्म हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ इन नंबर ऑफ थिंग्स. सबने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करना चालू कर दिया है. हर किसी का अपना वर्जन है, रामायण को लेके, महाभारत को लेके, वेद को लेके, रिलीजन को लेके, सोसाइटी को लेके. पर कोई भी जो ओरिजिनल हिंदुइज्म है, उसकी जो ओरिजिनल प्योरिटी है, उसको रेस्टोर करना नहीं चाहता. तो दयानंद सरस्वती इस बात के ऊपर एम्फेसिस करते हैं कि जो ओरिजिनल हिंदुइज्म है हमें उसे वापस लेके आना है. तो क्या बातें इतनी समझ में आई आपको कि दयानंद सरस्वती का कहना ये है कि भाई वेद से ही सारे ब्रांचेस ऑफ नॉलेज आए हैं. फिर उन्होंने कैंपेनिंग की अगेंस्ट वेरियस रेशनल और एविल प्रैक्टिसेस. फिर उन्होंने बात की कि हमें ओरिजिनल प्योर हिंदुइज्म के ऊपर फोकस करना चाहिए. राजा राम मोहन रॉय की तरह ये जो दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने भी कुछ आइडियाज़ को प्रोपेगेट किया बेस्ड ऑन रैशनलिज्म एंड वैदिक फिलॉसफी. अगर आप वैदिक वेद वगैरह की फिलॉसफी को देखते हो, अगर आप रैशनली देखते हो, मतलब लॉजिकल रीजनिंग, रीजन को उस चीज़ के पीछे देखते हो, इन सब को देखते हुए उन्होंने कुछ आइडियाज़ को प्रोपेगेट किया है. वो हैं देयर इज़ ओनली वन गॉड, भगवान एक ही है. ऑल मैंस आर इक्वल. ऑब्वियसली बात है, ऑल मैंस आर इक्वल. एक ही भगवान है, सारे आदमी इक्वल हैं. हमें आइडल वर्शिप नहीं करना चाहिए क्योंकि मूर्ति पूजा भी
कब से आरंभ हुई है? जब से बुद्धिज़्म के 2 ब्रांचेस बने, हिनायन, महायान। एक ब्रांच बुद्ध की मूर्ति बना के पूजा करने लगी और उसके बाद ये मूर्ति वगैरह का कंसेप्ट आया एग्ज़िस्टेंस में। नहीं तो हम सोचे तो हमारी एंशिएंट सोसाइटी में कहीं पर भी मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ठीक है? तो ये भी रॉन्ग है कि हम आइडल वर्शिप करें, मीनिंगलेस रिचुअल को परफ़ॉर्म करते रहें। ये लाना है, भगवान को इससे नहलाना है, इससे पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहते थे दयानंद सरस्वती। और उन्होंने ये बात भी बहुत ज़ोर देके कही कि ये जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण प्रीस्ट हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है, इन्हीं ने लोगों को मिसलीड किया है ना? और जो इर्रेशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको सपोर्ट किया। आज भी मैं कितनी बार देखती हूँ, कुछ लोगों को, अब क्या ही बोलूँ, कुछ लोगों को कुछ जो हमारे कौन होते हैं ना, ये जो ब्राह्मण प्रीस्ट होते हैं, ये जो बाबा लोग टीवी पे प्रवचन देते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, पर उनकी भी बातों को सुनोगे ना लॉजिकली तो आपको लगेगा क्या बोल रहा है भाई ये। अंधभक्ति की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग कि बस बिना सोचे समझे उन्होंने जो बोला उसको सही मान लो, पर बेटा सच बोल रही हूँ मैं, कितनी बार तुम उनको सुनोगे ना तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि किसी भी बात को किसी भी बात से रिलेट करके बस हमारा मुंह बंद करना चाहते हैं। एक बाबा हैं जिनके कर्ली कर्ली बाल हैं, बड़ा सा टीका लगाते हैं। उनसे एक लड़की ने पूछा, किसी भी क्वेश्चन को पूछा तो उन्होंने इतना बेतुका सा आंसर दिया कि क्या ही बताएं। पर बस दुनिया भर की चीज़ों को इकट्ठा करके बेतुके से आर्ग्यूमेंट दे के उस लड़की को चुप करा दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी भी रैशनल प्रैक्टिसेस सोसाइटी में रन कर रही हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स का हाथ है। बीइंग अ ब्राह्मण मैं ये बोल रही हूँ, है ना? हमारे घरों में भी मम्मियाँ कितने ऊट पटांग काम करवाती हैं। ऐसा नहीं वैसा होगा, शादी में ये नहीं तो वो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। किसी चीज़ का कोई फाउंडेशन नहीं है, चली आ रही हैं बेतुकी सी। स्वामी दयानंद ने सोसाइटी फॉर्म की, जिसे कहा गया आर्य समाज। स्वामी दयानंद ने एक सोसाइटी बनाई जिसे कहा आर्य समाज। कब बनाई? 1875 में। फिर इन्होंने जितनी भी सोशल प्रैक्टिसेस थी जो इन्हें एविल लगती थी या जो अप टू द मार्क नहीं लगते थे, जिसके पीछे इन्हें रैशनल बेस नहीं लगता था, उन सब के ऊपर अटैक किया। पहला था कास्ट सिस्टम। अगर आप कह रहे हो कि सारे लोग इक्वल हैं, भगवान सबको एक दृष्टि से दिखता है, यूजुअली ये बोलते हैं ना कि भगवान सबको एक दृष्टि से देखता है, भगवान सबके ऊपर कृपा बनाए रखता है, तो फिर हमने ये इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट की इन द फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम? ये किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, तुम नीची जात हम ऊंची जात। जबकि अगर हम फिजिकल अपेयरेंस की बात करें तो हम सब बिल्कुल सेम है। और मेंटल स्टेटस की बात करें तो दो ब्राह्मण्स का मेंटल स्टेटस सेम नहीं हो सकता, उनका आईक्यू सेम नहीं हो सकता। तो कैसे तुम ऊंची जात हम नीची जात, तुम ऐसे हम वैसे? पर ठीक है, इन्होंने इसके ऊपर अटैक किया। फिर चाइल्ड मैरिज, मतलब छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे उठा के, उन्हें समझ ही नहीं हमारी शादी हो रही पर उनकी शादी कर देते थे। पॉपुलेशन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ था कि आज हम बोलते हैं ना वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं ये एविल प्रैक्टिसेस की वजह से ही हुआ है। चलो, द समाज सपोर्टेड एंड एनकरेज। अब ये समाज जिनके ऊपर अटैक करती थी वो थी तीन चीज़ें, एक कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस चीज़ को सपोर्ट करते थे तो ये बोलते थे भाई औरतों को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। देन विडोरी मैरिज, विधवाओं की शादी फिर से करा दी जानी चाहिए। इस बात के लिए बहुत काम किया है किसने? दयानंद सरस्वती ने। अगर मैं बात करूं सती प्रथा की, तो सती प्रथा के लिए जैसे आप हमेशा राजा राम मोहन रॉय को याद करेंगे कि उन्होंने सती को विलियम बेंटिक की हेल्प से बैन करवाया, वैसे ही दयानंद सरस्वती को आपको याद करना चाहिए विडोरी मैरिज के लिए। विडोरी मैरिज एक्ट अगर कहीं आया तो वो उसमें बहुत ज़्यादा काम किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। जब दयानंद सरस्वती की डेथ हो जाती है तो बहुत सारे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स खोल दिए जाते हैं। इनके जो फॉलोअर्स होते हैं, डिसाइपल्स होते हैं, तो बहुत सारे डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स ओपन अप कर देते हैं। जो करिकुलम होता है इस इंस्टीट्यूशंस का वो हारमोनियस ब्लैंड होता है, एक तो ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न साइंटिफिक स्टडीज़। देखो, दयानंद सरस्वती का काम ऐसा था, मतलब सोच ऐसी थी कि जो कुछ जहाँ पर अच्छा है उसे हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए और जो कुछ बुरा है उसे छोड़ देना चाहिए। तो इन्होंने एक ब्लैंड बनाया, एक मिक्सचर बनाया जिसमें ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग भी थी और वेस्टर्न साइंटिफिक स्टडीज़ भी थी। इन दोनों को मिलाया और मिला के बना डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक। एंग्लो भी है इसमें और वैदिक भी है इसमें।
तो बच्चे को वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज भी मिला, ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग वैल्यूज़ भी मिली। ये जो स्कूल्स से इनका एक मेजर रोल रहा है सेल्फ रिलायंस के स्पिरिट को इंस्टिल करने में, लोगों में सेल्फ रेस्पेक्ट आए, सेल्फ रिलायंस आए, मतलब मैं हमेशा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। ये जो फीलिंग है, सेल्फ रेस्पेक्ट जो इंडियंस में आया, उसके पीछे एजुकेशन का, इन स्कूल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये पोइट्री है बेटा दयानंद सरस्वती का, कुछ ऐसे ही दिखते थे हमारे दयानंद सरस्वती। ये पोइट्री तो पोइट्री ही होता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा रामकृष्ण परमहंस को। तो जो रामकृष्ण परमहंस थे वो प्रीस्ट थे। प्रीस्ट मतलब पुजारी, है ना। प्रीस्ट मतलब पादरी भी होता है अगर वो क्रिश्चियन चर्च में हो, मौलवी भी हो सकता है अगर वो मॉस्क में हो, पर क्योंकि ये काली के मंदिर में थे इसीलिए कौन थे ये पुजारी। कहाँ पर? दक्षिणेश्वर में। दक्षिणेश्वर कहाँ पर है? कलकत्ता के पास में है। तो रामकृष्ण परमहंस एक पुजारी थे, प्रीस्ट थे, गॉडेस काली, काली देवी के मंदिर में, जो कहाँ पर है? दक्षिणेश्वर, कलकत्ता के पास। इन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया था, ठीक है। सच में ये ऐसा बहुत ज़्यादा स्कूल जाके कोई फॉर्मल डिग्री, फॉर्मल एजुकेशन इन्होंने नहीं लिया था, पर इनकी कुछ बातों को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी। मतलब बोलते ना कि जीवन क्या है, वो आप सिर्फ स्कूल जाके नहीं समझ सकते, कई बार आप एक्सपीरियंसेस से देख के अपने समझ से समझते हो। वैसे ही थे हमारे रामकृष्ण परमहंस। उनकी कुछ बातों को लेके बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी, जिनमें से एक थी वैदांतिक फिलॉसफी। मैं बोल रही हूँ ना कि हमारे जो वेद हैं, जिन्हें हमने आज बिल्कुल डिस्कार्ड करके रख दिया है, कोई भी बच्चा उन्हें पढ़ना नहीं चाहता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि दयानंद सरस्वती भी वेदों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, वैसे ही फोकस वेदांतिक फिलॉसफी का किसके ऊपर था, किस ने भी वेदांतिक फिलॉसफी की बात की, रामकृष्ण परमहंस ने भी बात की, और बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी उनकी किसके रिगार्ड में? वेदांतिक फिलॉसफी के रिगार्ड में। उनकी जो टीचिंग्स थी वो बहुत सिंपल थी, पर लोगों के ऊपर उसका बहुत ही डीप, बहुत गहरा इम्पैक्ट था। वो बोलते थे कि सारे जितने भी रिलीजन्स हैं आज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सब के रास्ते अलग अलग हैं, पर पहुंचना उन्हें उसी एक भगवान के पास है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टीचिंग्स हुआ करती थी रामकृष्ण परमहंस की, पर लोगों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती थी। वो कहते थे कि सारे धर्म अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, पर पहुंचना उनको सिर्फ सबको ही एक भगवान के पास होता है। इनके अकॉर्डिंग अगर हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, इफ वी आर गिविंग सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी, इट मीन्स वी आर सर्विंग टू गॉड। आपके आसपास जो लोग हैं, अगर वो किसी परेशानी में हैं और अगर आप उनकी हेल्प कर देते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस का कहना था कि आप भगवान की सीधे हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज हमें किसने बनाया है? भगवान ने, है ना। सब बोलते हैं ना कि कण कण में भगवान है, मतलब हमारे अंदर भी भगवान है। और अगर हमारे अंदर भगवान है, अगर कोई व्यक्ति हमें सर्व कर रहा है, इट मीन्स वो किसको सर्व कर रहा है? सीधे भगवान को सर्व कर रहा है। तो ह्यूमैनिटी को सर्व करना इज इक्वल्स टू सर्विंग गॉड। ऐसा किसका कहना था? रामकृष्ण परमहंस का। अगर थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया तो समझ में आ गई बात आपको कि बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी रामकृष्ण परमहंस की रिगार्डिंग वेदांतिक फिलॉसफी। उनकी जो टीचिंग्स थी बहुत सिंपल थी, पर लोगों के ऊपर उसका ग्रेट इम्पैक्ट था। उनका मानना था कि डिफरेंट रिलीजन्स आर देयर, दे आर ऑप्टिंग डिफरेंट पाथ्स, बट द अल्टीमेट एम इज टू अचीव, इज टू फाइंड, इज टू रीच टू वन ट्रू गॉड। इनके अकॉर्डिंग, if we are going to serve humanity, ultimately we are serving to whom? God. परमहंस की जो सिंपल टीचिंग्स थी उसने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जो ग्रेटेस्ट और मोस्ट अर्डेंट थे, बहुत ही बड़े डिसाइपल थे, अनुयायी थे, वो थे नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें बाद में क्या कहा गया? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद इस तरीके से किसके डिसाइपल थे? रामकृष्ण परमहंस के। और अगर मैं बोलूँ रामकृष्ण परमहंस कौन थे, तो वो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु, टीचर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद को, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु ही इतने पहुंचे हुए, इतने महान थे, तो अवश्य बात थी कि स्वामी विवेकानंद को और ज़्यादा महान बनना था, क्योंकि हर टीचर की इच्छा होती है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा उससे बहुत आगे बढ़े। तो अवश्य बात है रामकृष्ण परमहंस के आगे जाएंगे स्वामी विवेकानंद, क्योंकि हर टीचर अपने स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग देता है कि हमसे भी आगे जाओ और अच्छा पढ़ो और अच्छा बनो। तो स्वामी विवेकानंद
प्रोक्लेम करते थे कि भाई यूनिटी बहुत ज़रूरी है। और यूनिटी 1, 2, 3 रिलीजन में नहीं, जितने रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब में यूनिटी होनी चाहिए। और वो हमेशा इस बात पे ज़ोर देते थे कि रिलीजियस टॉलरेंस भी होनी चाहिए। देखो मेरा धर्म अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर दूसरे का खराब नहीं है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ऑल्दो माय रिलीजन इज़ बेस्ट, पर कोई भी रिलीजन जो सोसाइटी में है, जिसके थोड़े बहुत भी फॉलोअर हैं, वो बुरा नहीं हो सकता। तो आपको टॉलरेंट रहना है टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। ब्रदरहुड की फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर। पीस की बात करें, एक बात हो ना, पीस सबको पसंद होती है। पता नहीं क्यों हम लड़ाई करते रहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको लड़ना पसंद होगा? पूछना सही में किसी, सबको पीस चाहिए कि इकॉनमी ग्रो करती रहे, डेवलपमेंट होता रहे, है ना, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती रहे, थोड़ी बहुत लग्जरी हमको मिल जाए लाइफ में, शांति सबको चाहिए, हार्मनी। ठीक है कि इंडिया में अगर हमें हार्मनी को मेंटेन करना है, सो वी रिक्वायर व्हाट? रिलीजियस टॉलरेंस, ब्रदरहुड हो, आपसी पीस हो, शांति हो। अब जो विवेकानंद थे उनका विश्वास था कि जो इंडियंस हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डेकेडेंस एंड डिग्रेडेशन। अगर उनकी सोसाइटी में डेकेडेंस हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है, तो उसके लिए कौन ही रिस्पॉन्सिबल है? वो भारतीय खुद। यहाँ पर दो भारी भारी वर्ड है। एक है डेकेडेंस। डेकेडेंस का मतलब होता है पतन, धीरे धीरे नीचे की तरफ आना, मतलब डिग्रेड होना भी हम बोल सकते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब होता है क्षीण होना, नष्ट होना, टाइम के साथ साथ आपकी जो क्वालिटी है वो खराब होती जाना, वो होगा डिग्रेडेशन। डिकेडेंस मतलब पतन। तो हमारे पतन के लिए, हमारे सोसाइटी के क्षीण होने के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए रीजनरेशन की आवश्यकता है, और ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर भारतीय की कि हम हमारे ट्रू हिंदुइज्म को जानें और रीजनरेशन की बात करें, है ना। फिर से खुद से कुछ ऐसा करें कि हमारा उत्थान हो, रीजनरेशन हो। ठीक है, जैसे डेकेडेंस का मतलब होता है पतन, वैसे ही रीजनरेशन का मतलब होता है उत्थान। मतलब ये दोनों अपोजिट वर्ड है। डेकेडेंस का अपोजिट है रीजनरेशन। पुनः मतलब उत्थान करना, ऊपर की तरफ जाना, सुधार करना। ठीक है, तो विवेकानंद का मानना था कि भारतीय खुद जिम्मेदार हैं अपने डेकेडेंस, डिग्रेडेशन के लिए, अपनी बैड कंडीशन के लिए। इन्हें अब हर भारतीय को ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकता हूँ, रीजनरेट कर सकता हूँ। इन्होंने हमेशा कंडेम किया, आलोचना की है कास्ट सिस्टम की। भाई कास्ट सिस्टम को जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स होते थे सभी कहीं ना कहीं बुरा बोलते थे। कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। सोशल इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो सोशल इनक्वालिटीज़ हम कर सकते हैं कि समाज में सब इक्वल हैं, पर इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ हम कभी भी दूर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? कुछ लोग देखो सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है, बहुत काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यार इतना हो गया ना वही बहुत है, मुझे अब आगे कुछ करना ही नहीं है। कुछ लोग पढ़ने में दिमाग नहीं लगाते हैं, कुछ लोग अपनी क्वालिटीज़ को एनहांस करने में ध्यान नहीं लगाते हैं। जबकि आप अगर अपनी एक क्वालिटी के ऊपर भी तरीके से काम कर लें ना, वो क्वालिटी हो सकता है आपके अंदर म्यूज़िक हो, आपके अंदर डांस हो, आपके अंदर पढ़ना हो, आपके अंदर पेंटिंग हो, आपके अंदर स्केचिंग हो, ड्राइंग हो, मेहंदी हो, कुछ भी हो सकता है। अगर उस एक क्वालिटी पे आपने पूरा ध्यान देके काम कर लिया ना, तो आपको लाइवलीहुड की अपने जीवन में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज से 20-25 साल, 30 साल पहले कोई सोचता होगा कि एक आईएएस, एक आईपीएस, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर से ज़्यादा अच्छी इनकम यूट्यूबर्स की होगी? नहीं ना। यूट्यूबर्स क्यों कमा रहे हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। तो आप अपने एक किसी भी एरिया पे काम करना चालू कर दो, आपका जीवन सफल है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ तो मुझे नहीं लगता कभी भी आ पाएगी। जो अपने क्वालिटीज़ के ऊपर अपनी जो गिवन स्ट्रेंथ है, जो गिवन क्या बोलते हैं, भगवान ने जो भी हमें कलाएँ, जो भी हमें गुण दिए हैं, अगर उनके ऊपर हमने काम करना चालू कर दिया क्वालिटीज़ के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है सक्सेस बहुत पास है। और नहीं किया, कुछ लोग ऐसे होते हैं आलसी। तो भई इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को तो मैं गारंटी नहीं देती, पर सोशल इक्वालिटी आ सकती है, कास्ट सिस्टम खत्म हो सकता है, सुपरस्टिशंस खत्म हो सकते हैं। जो रूढ़िवादी हम ऊट-पटांग बातें करते हैं ना, ऐसा करो, अच्छा ऐसा कर दिया तो अब ऐसा हो जाएगा। रिचुअलिज़्म, ये जो सोमवार का उपास रखो और सोमवार के उपास में इन भगवान को ये चढ़ाओ, मंगलवार के उपास में ये भगवान को ये चढ़ाओ, और यज्ञ करो और पूजा का ऐसे ही तरीका होना चाहिए। जो रिचुअल्स घूंघट करना चाहिए, बिंदी पहनो, साड़ी लगाओ, मतलब क्या-क्या, क्या-क्या ऊट-पटांग काम होते हैं।
वो सब हम ख़त्म कर सकते हैं। इंडियंस को अर्ज किया कि रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो, ये जितनी भी एविल्स हैं आपकी सोसाइटी में सबको ख़त्म करो। पर ये कैसे ख़त्म होगा, ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। अगर हम बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए ट्राई कर रही है, वो रिच लोगों से टैक्स लेती है और गरीबों का भला करती है, तो उससे क्या हो जाएगा भाई? अगर 10-12 लाख रुपए कोई कमा रहा होगा, वो 2-3 लाख रुपए दान कर देगा, तो भी तो 3 लाख दान करने के बाद भी 7 लाख उसके पास है, 3 लाख उसने दान किया। कैसे इक्वालिटी आएगी? आ ही नहीं सकती। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो दूर करना है तो हर व्यक्ति को अपने ऊपर खुद काम करना पड़ेगा, और हर व्यक्ति काम करने को रेडी नहीं है। इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश किया, जिसका काम ही ये था कि इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। सेल्फलेस सोशल सर्विस देनी है, एजुकेशन। सेल्फलेस सोशल सर्विस मतलब जहाँ जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो काम हम करने को रेडी हैं। एजुकेशन को स्प्रेड करना है। इग्नोरेंस, जो अज्ञानता है समाज में, उससे रिमूव करना है, ख़त्म करना है। सोशल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है। तो सोशल इनइक्वालिटीज़ तो ख़त्म होनी चाहिए बेटा। भले किसी के पास कम पैसा है, छोटा घर है, किसी के पास बड़ा घर है, बड़ा पैसा है, पर सोसाइटी में इन लोगों का जो स्टेटस है वो इक्वल होना चाहिए। रिच है तो क्या हुआ है, उसने मेहनत की, उसके पास पैसा है, तुमने नहीं की, नहीं है, या किसी भी और वजह से भी तुम्हारे पास नहीं है तो इट्स ओके, तुम्हारे पास है तो इट्स ओके। सोशल इनइक्वालिटीज़ भी खत्म होनी चाहिए, हो सकती हैं। बस मुझे इकोनॉमिक के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो तो नहीं हो सकती, पर सोशल रिफॉर्मर्स कहते थे वो भी हो सकती हैं, भगवान ही जाने कैसे। अब हम बात करेंगे भाई ज्योतिबा फुले की। तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले भी कहते हैं, और उनकी वाइफ जिनका नाम है सावित्री बाई फुले, इन्होंने पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया एज अ सोशल रिफॉर्मर्स, और महाराष्ट्र में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए। जो ज्योतिराव थे उन्हें पॉपुलरली महात्मा फुले भी कहा जाता है। इन्होंने ब्राह्मण्स की सुपीरियरिटी को चैलेंज किया और कहा कि किसने इन्हें स्क्रिप्चर्स की अथॉरिटी दी। ये जो ब्राह्मण्स हैं, किसने इन्हें स्क्रिप्चर्स की अथॉरिटी दी कि यही पढ़ेंगे, यही इंटरप्रिटेशन करेंगे, यही पढ़ के हमें समझाएंगे? हम सब पढ़ सकते हैं। इन्होंने लो कास्ट मेंबर्स जो थे सोसाइटी के, उनके लिए काम किया है भाई। इन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया 1873 में, जिसका काम था लो कास्ट मेंबर्स को मोबिलाइज करना, और जो ऑपरेस सेक्शन है सोसाइटी का, उसे क्या करना है बच्चा? मोबिलाइज करना है। उसको ये बात समझा देनी है कि भाई सोसाइटी में कोई लो कास्ट, कोई अपर कास्ट नहीं है, कोई ऑपरेसर और कोई ऑपरेस्ड बन के ही जीवन भर नहीं रहेगा। इक्वालिटी की बात करो, हम सब एक हैं, समानता है, इस पे ज़्यादा फोकस किया इन्होंने। इन्होंने लड़कियों की एजुकेशन के लिए भी बहुत काम किया। सावित्रीबाई पहली फीमेल टीचर थी मॉडर्न महाराष्ट्र में, ठीक है। मॉडर्न महाराष्ट्र की पहली फीमेल टीचर सावित्रीबाई। उन्होंने ज्योतिबा फुले से शादी की जब वो 9 ईयर्स की थी, और ज्योतिबा की हेल्प से, सपोर्ट से उन्होंने पूरी पढ़ाई की। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले पुणे में, स्पेशली गर्ल्स के लिए, और वो भी कौन सी गर्ल्स? लोअर कास्ट गर्ल्स, ठीक है। नीचे जाति की जो लड़कियां थी उनको पढ़ाने का जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधों पे लिया। सावित्रीबाई फुले पहली टीचर थी महाराष्ट्र की। फिर बेटा इन्होंने बहुत सारे ऑर्फनेजेस मतलब अनाथ आश्रम, आश्रम्स, विधवाओं के लिए, विडोज के लिए भी आश्रम्स खोले। ऑर्फनेज बोले तो अनाथ आश्रम जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं, ठीक है। इन्होंने आइडोलेट्री को अपोज किया। आइडोलेट्री का मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजा, मतलब मूर्तियों की जो पूजा की जाती है उसका इन्होंने अपोज किया। अनाथ आश्रम खोले, विधवाओं के लिए आश्रम खोले, और वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया। पीजेंट्स बोले तो किसान, वर्कर्स बोले तो हमारे जो मजदूर भाई हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने बहुत काम किया। अब हम पढ़ेंगे बेटा एनी बेसेंट को। ये है एनी बेसेंट, ये बहुत बड़ी सोशल रिफॉर्मर थी, सोशल वर्कर थी, एक्टिविस्ट थी, राइटर थी, फिलेंथ्रोपिस्ट थी। फिलेंथ्रोपिस्ट जो दान धर्म बहुत करता है ना, बहुत बड़ा अमाउंट डोनेशन चैरिटी में देता है, तो ये फिलेंथ्रोपिस्ट भी थी। राइटर मतलब लेखक भी थी, एक्टिविस्ट भी थी, सोशल वर्कर भी थी। पर ये इंडिया से नहीं थी, ये कहाँ से बिलोंग करती थी? ब्रिटेन से। ये ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थी।
अब मुझे एक बात बताओ कि ये ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर होने के बाद भी आज हमारे इंडियन टेक्स्ट में है, तो सोचो इन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया होगा। इन्होंने अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व रखा बहुत सारे सोशल वर्क में, और इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए भी, अब सॉरी, पॉलिटिकल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है बच्चा, कि इंडिया में भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आए लोगों के पास, इसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। ये आयरिश होम रूल लीग के सपोर्टर थी, इसलिए इन्होंने इंडिया में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया। इनविशन थी ब्रिटेन से, पर इंडिया में इन्होंने बहुत सोशल वर्क किया, बड़ी फिलेंथ्रोपिस्ट थी। ये आयरिश होम रूल लीग को सपोर्ट करती थी, इसलिए इन्होंने इंडिया में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया। अब जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी वो बनी थी 1882 में, बनाने वाली थी मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल कर्नल ऑलकोट अल्कोट। तो वो जो कर्नल ऑलकोट थे और जो मैडम ब्लावात्स्की थी, इन्हें बाद में किसने भी ज्वाइन किया, इन्हीं बीसन ने भी ज्वाइन किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी कब बनी, 1 मार्क में पूछा जा सकता है, तो बताना 1882 में। कहाँ पर बनी, तो बताओ मद्रास में। किसने बनाई, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकोट ने। ठीक है। अब बाद में से इनहिबिशन ने भी ज्वाइन कर लिया। इस सोसाइटी का एम था कि हिंदुइज्म को रिवाइव कराना है, इंडियन रिलीजियस और फिलोसफिकल टेक्स्ट की स्टडी फिर से करानी है, मतलब एक नए तरीके से आपको फिर से उन्हें पढ़ना चाहिए, ऐसा इन लोगों का कहना था। इसका एम था हिंदुइज्म को रिवाइव करना और इंडियन रिलीजियस एंड फिलोसफी को डीप में पढ़ना। जो सोसाइटी थी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा इन फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ प्राइड एंड इंटरेस्ट इन नेशनल कल्चर। जब आपके वेद पुराण टेक्स्ट स्टडी करोगे आप, जब हिंदुइज्म रिवाइव होगा, जब आप इंडियन रिलीजियस फिलोसफी को डीप में जानोगे, तो ऑब्वियसली बात है एक सेंस ऑफ प्राइड आपके अंदर आएगा। ठीक है, आपका जो नेशनल कल्चर है उसके टूवर्ड्स आप इंटरेस्ट लोगे। बीसन का जो कंट्रीब्यूशन है मेनली वो एजुकेशन के फील्ड में, बहुत सारे स्कूल्स खोले इन्हीं बीसन ने। बीसन सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस में है उसकी फाउंडर हैं। बेसन फाउंडेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस, बाद में जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं बीसन ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ओपन की। इनका एक की रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है। नाउ रिफॉर्म मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया। अब हम वेस्टर्न इंडिया की रिफॉर्म मूवमेंट को पढ़ेंगे, तो पहले हम प्रार्थना समाज को पढ़ेंगे। तो बेटा जो प्रार्थना समाज था वो बॉम्बे में बना, किसके सुपरविजन में, R.G. भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे। तो प्रार्थना समाज के फाउंडर थे R.G. भंडारकर, महादेव गोविंद रनाडे। इन दोनों ने ही ब्रह्मो समाज की लाइन के ऊपर काम किया। ये समाज एडवोकेट करता है कि इंडियन सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन होना ही चाहिए। ठीक है। इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने के लिए इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, कास्ट सिस्टम को एबलिश किया। जो ये प्रार्थना समाज था ये किन किन बातों के ऊपर स्ट्रेस देता था, इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, स्ट्रेस एम्फेसिस दिया इंटर कास्ट मैरिजेस पे, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही कास्ट में मैरिज करना है, आप दूसरी कास्ट में भी मैरिज कर सकते हैं। और अगर कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है तो ये होना बहुत ज़रूरी है। फिर रेजिंग द मैरिजेबल एज, शादी की जो एज है, जो छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है वो नहीं होनी चाहिए, शादी की उम्र बढ़ा दो। पॉलीगैमी मतलब एक हस्बैंड की 2 3 4 वाइफ होना, ये इसको एबलिश करो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। विडो रीमैरिज, विधवाओं की वापस से शादी कर दो। औरतों को पढ़ाओ और सो कॉल्ड आउटकास्ट लोअर कास्ट का वेलफेयर करो। तो इन्होंने किन किन बातों पे ज़्यादा जोर दिया, पहला इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउ कर दो। ठीक है, मैरिज की जो एज है उसे बढ़ा दो। पॉलीगेमी बहुविवाह उसे बंद करो। विडोरी मैरिज, विधवाओं की शादी करा दो। औरतों को पढ़ाओ और लोअर कास्ट जो आउटकास्ट है उसका वेलफेयर करो। अब अगर हम रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें साउथ इंडिया में, तो पहले हम पढ़ेंगे केंदुकुरी वीर सलंगम को। ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे साउथ इंडिया के। ये विमेन की कंडीशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, मतलब जब इन्होंने इंडियन सोसाइटी में विमेन की कंडीशन को देखी तो ये डिस्टर्ब हो गए। जो दयनीय, जो खराब स्थिति थी औरतों की, वो देखकर ये बहुत परेशान हुए। ये जो वर्ड है डेप्लोरेबल, इसका मतलब होता है खेदजनक, मतलब दुख के साथ,
मुझे बड़ा खेद है, ऐसे बोलते हैं ना अपन लोग, दुख के साथ डेप्लोरेबल मतलब बहुत दुखी, खेदजनक स्थिति थी औरतों की, जिससे ये बहुत परेशान हुए। और जो सोशल टैबूज थे विडो और रिमैरिज के अगेंस्ट में, उनको सुन के तो इनका दिमाग ही खराब हो गया। औरतों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, इसके पीछे जो लॉजिक दिए जाते थे सोसाइटी में, विधवाओं को क्यों सती हो जाना चाहिए, क्यों शादी नहीं करना चाहिए, इसके पीछे जो लॉजिक दिए जाते थे, उनको सुन के तो उनका सर घूम जाता था। ही वॉज रेफर्ड टू एज विद्यासागर ऑफ साउथ इंडिया। इन्हें साउथ इंडिया का विद्यासागर कहा जाता है। कंदुकरी वीर सलिंगम को साउथ इंडिया का विद्यासागर कहा जाता है। तो यहाँ से वन मार्कर रेडी है कि हु इज नोन एज विद्यासागर ऑफ साउथ, तो आपको पता होना चाहिए केंदुकरी वीर सलिंगम। अब श्री नारायण गुरु की अगर मैं बात करूं, जो ग्रेटेस्ट पायोनियर हैं सोशल रिनाइसेंस के केरला में, वो हैं श्री नारायण गुरु। इन्होंने रिलेंटलेस, बिना रुके बिना थके पूरा जीवन काम किया कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए। इन्होंने बहुत बड़ा एक धर्म युद्ध लड़ा। क्रूसेड मतलब होता है धर्म युद्ध, जो कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड के ऊपर बेस था कि वन कास्ट होनी चाहिए, वन रिलीजन होना चाहिए, वन गॉड होना चाहिए फॉर द एंटायर मेन काइंड। इसके लिए इन्होंने धर्म युद्ध भी लड़ा। अब धर्म युद्ध क्यों लड़ा बेटा? क्योंकि जब आप ऐसी बातें करने लगते हो ना कि वन कास्ट वन रिलीजन, तो लोग सुनने को तैयार नहीं होते। आपको कैसे हो सकती है एक जात? बिल्कुल नहीं हो सकती, हम तो ऊंची जात वाले लोग हैं। एक रिलीजन कैसे होना चाहिए? तुम सिख हो, तुम मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, भैया ये ऐसे तो नहीं हो सकता। ये जो ऐसे लोग थे ना जो इन बातों को डिनाई करते थे, तो उनके खिलाफ धर्म युद्ध किया किसने? हमारे श्री नारायण गुरु ने। अब हम पढ़ेंगे रिफॉर्म्स एमंग द पारसीज। पारसी एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी है, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों ने धमाल मूवी में देखा होगा ना, वो नहीं, धमाल मूवी नहीं, हाँ धमाल मूवी में ही है शायद, हाँ धमाल मूवी में पारसी फैमिली दिखाई है ना, वो जो अपनी कार को डी करा बोलता है वो। तो अगर हम रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें पारसीज में, तो इनके पायोनियर थे बच्चा दादा भाई नेहरू जी। ये अपनी सोसाइटी में रिफॉर्म करने के लिए बहुत ही अग्रणी व्यक्ति थे। और दूसरे लाइक माइंडेड पीपल भी थे, पर मेजरली कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। द रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन बनाने का श्रेय भी दादा भाई नेहरू जी को ही जाता है, जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट में मूवमेंट करती थी। क्या? द रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन वो बनाई गई, सेटअप की गई और उसने मूवमेंट की अगेंस्ट रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। जो मॉडर्न आइडियाज़ थे उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया, जो सोसाइटी को चेंज कर सकते थे उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। और जो पारसी वीमेन थी उनकी कंडीशन को, उनकी पोजीशन को एलिवेट मतलब अच्छा करने के लिए बहुत काम किया। एजुकेशन फॉर वीमेन, औरतों को पढ़ाया जाए, मैरिजेबल जो एज है, शादी की जो एज है लड़कियों के लिए और इवन लड़कों के लिए भी, उसे बढ़ाई जाए। विधवाओं की फिर से शादी करा दी जाए। ये मेजर कंसर्न होते थे किसके? रिफॉर्मर्स के। वेस्टर्न एजुकेशन आया, कल्चर आया, तो लोगों ने इसे एंथुजियास्टिकली इम्बाइब किया। मतलब पारसी जो कम्युनिटी थी उसने बहुत इजीली एक्सेप्ट किया वेस्टर्न एजुकेशन को, वेस्टर्न कल्चर को पारसी कम्युनिटी ने इजीली अडॉप्ट कर लिया, विच बिकेम इन द कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड वेस्टर्नाइज्ड कम्युनिटीज़ इन इंडिया। अगर इंडिया में हम बात करें मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट प्रोग्रेसिव, मोस्ट वेस्टर्नाइज्ड कम्युनिटी कौन सी है, तो वो पारसी की ही कम्युनिटी है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को भी एम्ब्रेस किया, वेस्टर्न कल्चर को भी इजीली एम्ब्रेस किया और प्रोग्रेस की राह पर चल पड़े। रिफॉर्म मूवमेंट एमंग द मुस्लिम्स, अगर हम हिंदूज की बात करें कि भाई हिंदू सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो बेटा मुस्लिम सोसाइटीज़ में भी थी। अभी हमने पारसी सोसाइटी को भी रिफॉर्म कराया, तो मुस्लिम्स में भी ऐसे रिफॉर्म की ज़रूरत थी। बहुत सारे जो लोग थे वो विक्टिम थे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के और आज तक ही हैं। सुपरस्टिशियस बहुत ज़्यादा था, रूढ़िवादिता ज़्यादा थी, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी और इसी की वजह से औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था। ठीक है, तो अब रिफॉर्म्स में ज़रूरत लग रही है कि भाई हमें औरतों को पढ़ाना है। अगर हमें सोशल, रिलीजियस और एजुकेशनल रिफॉर्म नहीं लाएंगे तो हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर हमें ये रिफॉर्म्स नहीं मिले तो हम तो कहीं दूसरे लोगों से बहुत पीछे हो जाएंगे, इसलिए इन रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट आई। ठीक है, जिससे कम्युनिटी को प्रोग्रेस की राह पर लाया जा सके। जो सबसे आउटस्टैंडिंग काम इनमें हुआ है वो करने वाले थे सर सैयद अहमद खान। इन्होंने एक रिफॉर्म मूवमेंट चलाया, अलीगढ़ मूवमेंट कहा गया।
राजा राम मोहन रॉय की तरह इनका भी बिलीव था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो इंग्लिश का नॉलेज है, वो मुस्लिम को होना ही चाहिए, तभी मुस्लिम प्रोग्रेस कर पाएंगे, अदरवाइज नो। इनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इन्होंने मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ओपन किया अलीगढ़ में 1875। मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने खोला? हमारे सर सैयद अहमद खान ने खोला। कहाँ पर? अलीगढ़ में। कब खोला? 1875 में। ये जो कॉलेज था, ये मॉडर्न लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर बना और बाद में आज हम इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। आज हम इसे किस नाम से जानते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम लोगों की आंखें खोली। कैसे? कि भाई जो कुछ तुम समझते हो कि भाई कुरान में इस बात का ये मतलब है, इसको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा और ध्यान से समझो। इसलिए उन्होंने पूरा के पूरा री इंटरप्रेट किया इस्लाम को और स्ट्रेस दिया कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, है ना। तो ये ही मॉडर्न सोसाइटी की नीड है। इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की बात की और फोकस किया कि अगर औरतें नहीं पढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये बैकवर्ड ही रह जाएंगी। तो उन्होंने ही फोकस्ड ऑन द बैकवर्ड कंडीशन ऑफ द वीमेन, औरतों की जो बैकवर्ड कंडीशन थी उसके ऊपर फोकस किया। इन्होंने बोला रिमूवल होना चाहिए पर्दा का, ये जो बुर्का पहन के रहती है पूरे टाइम मुस्लिम, इसको रिमूव कर दो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। ये कोई सोसाइटी में बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। एजुकेशन को स्प्रेड करो। और इन्होंने मुस्लिम्स को समझाया कि भाई ये पर्दा सिस्टम तो अच्छा है नहीं, इसको मत प्रैक्टिस करो अपनी औरतों से। साथ ही साथ पॉलीगैमी को भी अपोज किया। सर सैयद अहमद खान का एक इम्पॉर्टेंट रोल था मुस्लिम्स की अवेकनिंग में और ये बोलते थे कि अगर अभी नहीं बदले मुस्लिम्स तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। सर सैयद अहमद खान का एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल रहा मुस्लिम्स के अवेकनिंग में टू द नीड टू चेंज विद द टाइम। समय के साथ बदलो भाई, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे बदरुद्दीन तैयब जी को। तो बदरुद्दीन तैयब जी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ सोशल और पॉलिटिकल कॉजेज़ के लिए डेडिकेट कर दी। रिफॉर्म्स एमंग द सिख, जो सिंह सभा थी वो अमृतसर में बनी, लाहौर में बनी, रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स के लिए। किसके? सिख के। फिर इन्होंने खालसा कॉलेज खोला अमृतसर में और बहुत सारे स्कूल्स खोले जहाँ पर गुरमुखी स्क्रिप्ट को प्रमोट किया गया, पंजाबी लिटरेचर को प्रमोट किया गया। जो सिख रिफॉर्मर्स थे उन्होंने अकाली मूवमेंट निकाली जिसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लीड कर रही थी और ये किसके अगेंस्ट में था? करप्ट मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारा। गुरुद्वारा का जो मैनेजमेंट था बहुत ही करप्ट होता जा रहा था, भ्रष्टाचारी होता जा रहा था। इसके अगेंस्ट में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने मूवमेंट निकाला, जिस मूवमेंट को हम कहते हैं अकाली मूवमेंट। फिर से ध्यान से सुनो, जो सोशल सिख रिफॉर्मर्स थे उन्होंने अकाली मूवमेंट लॉन्च किया जिसे लीड कर रहे थे हमारे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी गुरुद्वारा की वो बहुत ज़्यादा करप्ट भ्रष्टाचारी हो चुकी थी। एंड फ्रीड देम फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ महंत, और महंत के कंट्रोल से वो गुरुद्वारा को आज़ाद कराना चाहते थे। जो कि महंत कौन थे? गुरुद्वारा के मंत्री हुआ करते थे, मंत्री नहीं, मैनेजर हुआ करते थे, ठीक है, मैनेजर्स ऑफ गुरुद्वारा। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.